का ये लाइव सेशन हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं बिहार जुडिशियरी के स्ट्रैटेजी को लेकर के। बिहार जुडिशियरी में प्रिपरेशन कैसे करें और क्या स्टेप्स हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन के, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज लीगल बीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जो कि न केवल पटना शहर में बल्कि देश के अनेकों जगहों के बच्चों को, जो लोग लॉ के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं और जो जुडिशियरी में या एपीओ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा है। और लीगल बीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कई सारे स्टूडेंट्स सफल हुए हैं और आगे भी हम लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे ताकि बच्चे सफल होते रहें, उनके सपने साकार होते रहें और हमारे मार्गदर्शन में उन्हें अपनी मंजिल प्राप्त हो सके। तो इन्हीं आशाओं के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार जुडिशियरी का एक वीडियो हमने पहले से बनाया हुआ है जिसमें उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई है जो बिहार जुडिशियरी में पूछे जाते हैं। आज जो हम सेशन में जो लाइव आए हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वह सबसे पहले तो हम लोग उन कारणों को जान लेते हैं जिसके कारण से यह सेशन हमें रखना पड़ा। तो पहला ये कारण है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है, जो कि जजेज के एलिजिबिलिटी को लेकर के असमंजस की स्थिति बनाए हुए है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पिटीशन दिया गया है कि जो जजेज बिना किसी एडवोकेट के एक्सपीरियंस के जज बन रहे हैं, उनमें वो क्वालिटी नहीं रह रही है, उनमें वो गंभीरता नहीं रह रही है, वो एरोगेंट हो गए हैं और उन्हें कोर्ट की बहुत अच्छी समझ नहीं है। तो इन सब कठिनाइयों को बहाल करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्राइटेरिया रखा जाए, जो कि सेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन के पहले भी ये वस्तु स्थिति थी कि एक सर्टेन प्रैक्टिस का समय निर्धारित किया गया था एज एन एडवोकेट, और उसके बाद से बच्चे जो है वह जुडिशियरी की तैयारी या जुडिशियरी का एग्जाम दे पाते थे। तो आज फिर से ये असमंजस बरकरार हो गई है और इस असमंजस की स्थिति में बच्चे निराश हैं, हताश हैं और अपनी तैयारी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आज यह लाइव सेशन रखा गया है और आई होप कि यह अपने मकसद में कामयाब रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने परेशान किया हुआ है। दूसरी परेशानी क्या है कि न्यू क्रिमिनल लॉज, एक परेशानी ये बनी हुई है कि नए क्रिमिनल लॉज जो बीए बीएनएस और बीएनएसएस जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या इस पर हम लोग कैसे फोकस करें? जो लोग भी लाइव सेशन में जुड़े हैं वह लोग कृपया कमेंट करेंगे। ठीक है, जो लोग भी लाइव सेशन में जुड़े हैं वह कृपया कमेंट करेंगे ताकि यह सिक्योर किया जा सके कि आप लाइव सेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, लाइव सेशन से बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज के सेशन में आज के दौर में जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, तो स्टूडेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है
और हम लोग स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप ही से मोटिवेट होते भी हैं। इसलिए अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो ये हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत सही रहता है। इसलिए आप भरपूर कमेंट करें, क्वेरीज पूछें, और नहीं तो कुछ तो कम से कम गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, किसी भी तरह का कमेंट करें, ताकि ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम इसी तरह से लाइव सेशन कराते रहें, ताकि आपको बेनिफिट मिले, आपके आपके पढ़ाई का रास्ता जो है वो अग्रसर हो सके। ठीक है। तो न्यू क्रिमिनल लॉज, यह भी हमारे लिए एक परेशानी का कारण बना हुआ है। न्यू क्रिमिनल लॉज को कैसे कैसे टैकल करें, है ना। तो अभी का जो सीन है उसमें ओल्ड लॉ जो एग्जाम्स हुए हैं, नज़दीक में जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे एआईबी का एग्जाम हो या छत्तीसगढ़ जुडिशियरी का एग्जाम हो, सब में ओल्ड लॉ एंड न्यू लॉ दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओल्ड लॉ एंड न्यू लॉ दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके तैयारी के लिए कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ये भी आज के सेशन का सब्जेक्ट मैटर होगा। ठीक है। चलिए, तो अब जो है वह हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं इन दो मुख्य सवालों के साथ, कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के संभावना है कि 3 ईयर प्रैक्टिस को हो सकता है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जुडिशियरी में पहले ही इस तरह के प्रैक्टिस को कंपलसरी किया गया, या फिर 70% जो मार्क्स है एलएलबी में उसको अल्टरनेटिव के तौर पर दिया गया कि आप 70% भी मार्क्स लाते हैं तो दैट इज एनफ टू फॉर द फॉर अपीयरिंग इन द जुडिशियरी एग्जाम्स। तो ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी वर्तमान के स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉ में एलएलबी में 70% मार्क्स लाना यह बहुत आसान बात नहीं है। एक तो सब्जेक्ट काफ़ी क्रूशियल है, और जब भी लॉ पढ़ते हैं हम लोग, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जब आप इंटर करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में आप आते हैं, तो अगर आपने बीए की करना है, आपको बीकॉम करना है, बीएससी करना है, तो सब का बैकग्राउंड आपको 12 से 10 से ये सब मिलता रहता है। लेकिन जब आप बात करते हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों ऐसा रुक गया है ये? अच्छा, मुझे बेनज़ीर, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल कमेंट। देखिए, डेडिकेशन जो है वह स्टूडेंट से ही आता है। अगर स्टूडेंट जो है वह हमें भरपूर सहयोग दें, तो हम लोग के पास डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है, और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं
कि आपके सफ़र में जो सहयोग हो सके वो यहाँ से आपको मिल सके, ठीक है। और इसी कड़ी में इस तरह का लाइव सेशन हम लोग लेकर के आते हैं। पूरा दिन हम लोग का काफ़ी शेड्यूल से भरा हुआ रहता है, हैप्टिक रहता है। इसके बावजूद भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ वैल्यूएबल योगदान, कंट्रीब्यूशन देते रहें इस जुडिशियरी प्रिपरेशन को लेकर के, और बच्चों को भरपूर सहयोग देते रहें ताकि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 3 लॉ है, नए लॉ को कैसे पढ़ें। देखिए, बिहार जुडिशियरी के अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, बिहार जुडिशियरी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, तो जो बीएसए है और जो बीएनएसएस है, बीएसए और बीएनएसएस, ये दोनों क्या है, ये एविडेंस है, एविडेंस, और यह सीआरपीसी है। तो एविडेंस और सीआरपीसी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि यह बिहार जुडिशियरी के सिलेबस में है। बिहार जुडिशियल सर्विस के सिलेबस में यह दोनों पढ़ना है। लेकिन बीएनएस को कई बार लोग ओवरलुक कर जाते हैं कि बीएनएस तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिसे हम लोग आईपीसी के नाम से भी जानते हैं, आईपीसी, तो बीएनएस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और आपको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि बीएसए और बीएनएसएस, इन दोनों में बस सेक्शन थोड़ा हेर फेर हुआ है, लेकिन जो बीएनएस है वह बिल्कुल ही सरकार ने उसे बदल दिया, या यूं कहें कि लेजिस्लेटिव ने पूरी तरह से उसको चेंज कर दिया है। कंटेंट चेंज नहीं किया है, लेकिन उसका अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। जैसे वुमेन का से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, उनको एक अलग चैप्टर में ही रख दिया है, ठीक है। जो इनकोएट ऑफेंसेस है, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस है, उनको, ये अच्छी बात है कि उसको एक रीअरेंज करके एक सही अरेंजमेंट दिया है, लेकिन सरकार शायद यह भूल गई कि इसी को पढ़ करके जुडिशियरी एग्जाम्स क्रैक किए जाते हैं, इसी को पढ़ के एपीओ एग्जाम्स क्रैक किए जाते हैं। और जो बच्चे पुराने सिलेबस के लिए के हिसाब से पढ़े हैं, उन्हें यह अरेंजमेंट तो पसंद आ रहा है, लेकिन इन अरेंजमेंट्स को याद करना पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। आखिर कैसे करें कि वह इन अरेंजमेंट्स के साथ अपने आप को अटैच कर सके और अच्छी तैयारी कर सके, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है, और इसको लेकर के अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है। तो ये अटकलबाजी हो रही है कि 3 साल का प्रैक्टिस करेगा, 2 साल का प्रैक्टिस करेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि अगर प्रैक्टिस का अगर देगा भी, तो वह कितना दिन का होगा, वो 3 साल का ही प्रैक्टिस होगा, 3 साल का प्रैक्टिस होगा। इसके अलावा इन 3 साल के प्रैक्टिस में क्या 1 साल का वह वकालतनामा भी लेगा? क्या 1 साल का वह एक्टिव प्रैक्टिस से रिलेटेड प्रूफ मांगेगा? इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, ठीक है। तो या तो 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेटरी करेगा, या फिर 3 साल के प्रैक्टिस में और चीजें जोड़ी जाएंगी कि आपने एक्टिवली प्रैक्टिस कितना दिन का किया है। यानी जैसे आप एडीजे का एग्जाम देखें तो उसमें 7 साल का प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन लास्ट के 3 ईयर में ईच ईयर के अकॉर्डिंग 24 जो केसेस हैं उनका एक रिकॉर्ड आपसे खोजता है। यानी 3 साल में 72 केसेस, लास्ट 3 ईयर के 72। सपोज कीजिए कि आप 7 साल का प्रैक्टिस करते हैं, तो 7 साल के प्रैक्टिस में 5th, 6th, 7th जो ईयर है, यहाँ 24 ये वकालतनामा या केसेस आपके लिए जाएंगे, यानी टोटल 72 केसेस,
ये आपसे इसका रिकॉर्ड लिया जाता है कि आपके नाम से इतना केस फाइल होना चाहिए। लेकिन क्या 3 ईयर के प्रैक्टिस में यह संभव है? तो 3 इयर्स के प्रैक्टिस में मेरा मानना है कि 3 साल के प्रैक्टिस में ऐसा कोई भी एक्टिव जो है वह केस फाइलिंग से संबंधित प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एलएलबी करके आप जब आते हैं तो अगर किसी का हियरार्की नहीं है, पहले से किसी के फादर, ग्रैंडफादर या कोई रिलेटिव अगर एडवोकेसी में नहीं है, तो उन्हें इतने जल्दी केसेस कैसे मिलेंगे? 3 साल तो सीनियर के यहाँ रह करके सीखने में ही आपके चले जाते हैं। तो फिर प्रैक्टिस आपका नाम कैसे जुड़ेगा? आपके नाम से केस फाइलिंग कैसे होगा? ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट के मन में ये भ्रांति है कि इसमें एक्टिव प्रैक्टिस से रिलेटेड प्रोविज़न किए जा सकते हैं, यह बिल्कुल ही निर्मूल है, बिल्कुल ही यह बेसलेस है। ठीक है? दूसरी बात ये कि ये 3 साल का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि नहीं? तो 3 साल का जो प्रैक्टिस है उसके पीछे ये लॉजिक दिया गया है कि जो जजेज हैं, नए अपॉइंट हो रहे हैं, वह क्या है? वह ज़्यादा एरोगेंटली केसेस को सुन रहे हैं। एरोगेंटली केसेस को सुन रहे हैं। तो एरोगेंसी जो है वह कोई करप्शन का साइन तो है नहीं। एरोगेंसी को कहीं कहीं से क्रिमिनल एक्ट तो डिसाइड नहीं किया गया है। और एडवोकेट ऐसे भी जो जजेज हैं वह इतने प्रेशर में रहते हैं, ओवरबर्डन केसेस हैं उनके पास, तो निश्चित रूप से उन पर एक मेंटल प्रेशर भी रहता है। तो अगर अगर यही करना है तो एज ही बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा एज के लोगों को लिया जाए, कम एज के लोगों को लेने का फिर क्या मतलब है? जब आप 3 साल का प्रैक्टिस ले रहे हैं, तो आप कम एज में कितने भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं, एडीजे के समय में जो उनकी मैच्योरिटी होती है, वो मैच्योरिटी आपकी नहीं होगी। ये निश्चित है, ठीक है? तो इन चीज़ों को अगर ध्यान देना है, तो आप एज जो लिमिट है, वो लिमिट आप बढ़ा सकते हैं। एज लिमिट आप ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपको मैच्योर एडवोकेट जजेज के रूप में मिले, है ना? तो ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही निर्मूल है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जजेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नए जजेज हैं उनके पास एनर्जी है। केसेस ओ केसेस का अंबार है सिविल कोर्ट में, तो उनमें वो एक पैशनेट फॉर्म में काम कर रहे हैं। वो केसेस को तेजी से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और इस तरह से कोर्ट का जो बर्डन है वह कम होता है, होने की संभावना बनी रहती है। अदरवाइज जो आज केसेस ओवरबर्डन जो कोर्ट्स हैं केसेस के मामले में, वह इसी कारण से हैं कि कहीं न कहीं इसमें टाल-मटोल का रवैया अपनाया गया है, एरोगेंटली चीज़ों को नहीं लिया गया है, केसेस को जल्दी डिस्पोज़ल करने का प्रयास नहीं किया गया है और इसी कारण से ये जो कोर्ट हैं, अब केसेस के मामले में ओवरबर्डन है। ये तो बस एक कहने की बात है, लेकिन आम जनता जिस तरह से इसमें पिस रही है, जिस तरह से तारीख पर तारीख लेके कोर्ट का चक्कर लगा रही है, कम से कम एक एरोगेंट जज जल्दी फैसला करके उनका निपटारा कर देता है कि जज के लेवल पर ये काम हो सकता है, अब आप देख लीजिए। ठीक है? वही चीज़ 10 साल बाद आप अगर वही जजमेंट देते हैं, क्या फ़ायदा है? आज ही जजमेंट मिल गया, क्या दिक्कत है? तो जजेज के लेवल पर जो है वह कहीं भी ये उचित नहीं है कि 3 साल का प्रैक्टिस यहाँ मैंडेटरी किया जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अपने व्यूज़ हैं, अपने थॉट्स हैं, वह कैसे इसको लेती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। तो बात करते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। दूसरा जो हो गया वह न्यू क्रिमिनल लॉज़। जो न्यू क्रिमिनल लॉज़ बिहार जुडिशियरी में इनका इम्पैक्ट क्या है? तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? बीएसए का है। बीएसए प्री में भी इससे क्वेश्चन जो होते हैं वह ज़्यादा होते हैं। कितने? तो प्री में इससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150।
दूसरा BNSS, यहां से क्या पूछा जाएगा, तो यहां से प्री में स्थिति क्या है, यहां से क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी के जो सेक्शंस वाइज होते हैं वह दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ज्यादातर क्या होते हैं, वह कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। तो BNSS और BSA, ठीक है, इसमें BSA पर ज्यादा फोकस हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेंस की बात जब की जाएगी, मेंस की जब बात की जाएगी तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या रहेगा, तो BSA से 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आउट ऑफ 150। BSA के प्रोसीजर का पेपर है 50 मार्क्स के क्वेश्चन, जबकि BNSS से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के क्वेश्चन BNSS से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से BSA आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो पहले जो सेक्शंस थे 167, अब सेक्शन हो गए 170। तो मेरे हिसाब से BSA आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। नए और पुराने BSA में अंतर केवल इस बात का है कि 2-3 सेक्शन इधर उधर कर दिए गए हैं। सबसे आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जो भी सेक्शंस 2013 में जोड़े गए, 2008 में जोड़े गए, 2000 में जोड़े गए, 2005 में जोड़े गए, ठीक है, ये जो भी है जैसे IT एक्ट से रिलेटेड, उन सब को क्या किया गया है, कंपाइल कर दिया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि 24 से 30 तक में पहले क्या था, कन्फेशन था। अब इस कन्फेशन को कहाँ कर दिया गया है, तो 22 से 24 तक में इसे कर दिया गया, जहां एक तरफ जो है वह 24 और 28 ये दो सेक्शन हुआ करते थे, अब इन दोनों सेक्शन को एक ही कर दिया गया है 22। ठीक है, 22 कर दिया गया है। दूसरी तरफ 25, 26 और 27 जो पुलिस से रिलेटेड था, इन तीनों को मिलाकर 23 कर दिया गया है। ठीक है, ये 28 भी है और 29 छूट गया, 29 भी तीन सेक्शंस को मिलाकर 22, तीन सेक्शन को मिलाकर 23, और जो सेक्शन 30 हुआ करता था, इस 30 के जगह पर अब कर दिया गया है 24। हो गया। तो ये आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर को आप कन्फेशन करते हैं 25 में आएगा, पुलिस कस्टडी में करते हैं 26 में आएगा, और किसी तरह का डिस्कवरी होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो वहां पर क्या आएगा, 27 आएगा, और तीनों को क्लॉज 1, 2 और 3 में डिस्क्राइब कर दिया गया है। हो गया, बहुत ही आसान है। 24 जिसमें कहता है कि फ्रॉड, कॉलूजन, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, अगर कोअर्सन, प्रॉमिस, थ्रेट, ये सब के द्वारा अगर कोई कन्फेशन किया जाता है तो वह कन्फेशन इरिलेवेंट हो जाएगा। अगर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो रिलेवेंट हो जाएगा, और किसी सर्टेन केसेस में अगर किया जाता है तो भी रिलेवेंट हो जाएगा। तो ये तीनों सेक्शन को मिलाकर के क्या कर दिया गया है, 22 कर दिया गया। सेक्शन 30 जिसमें कन्फेशन बाय को एक्यूज्ड के बारे में बताया गया है, तो इसमें भी क्या कर दिया गया है, यहां भी एक ही इकलौता सेक्शन कर दिया गया 24। तो क्या हो गया कि यहां पर 7 सेक्शन थे, अब ये कितने में बदल गया, 7, 3:7, 3:7, यानी कि 7 की जगह पर अब 3 सेक्शन कर दिए गए हैं। अब इसके कारण से 2 सेक्शन आगे, 2 सेक्शन पीछे, 1 सेक्शन आगे, 1 सेक्शन पीछे, ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए आप एक अगर फ्लो चार्ट केवल बना लें, केवल एक चार्ट प्रिपेयर कर लें, और पुराने ओल्ड वर्सेस न्यू BSA के लिए, तो आपका काम इसी में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा BNSS का वेटेज बता ही दिए हैं, ऐसे भी कम है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 4 से 5 प्री में
और 20 क्वेश्चन मेंस में, बस यही है। मेंस का जो क्वेश्चन होता है इसमें सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये बेड़ा तो आपका पार हो जाएगा। 4 to 5 तो ऐसे भी देखा गया है कि प्री के एग्जाम के लिए अगर कोई बच्चा आनंद फानंद में एग्जाम देना चाहता है तो हम लोग एक सबसे बड़ा मंत्र ये देते हैं कि आप सीपीसी और सीआरपीसी, दैट इज बीएनएसएस एंड सीपीसी, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, बिल्कुल ही भूल जाना है। भूल जाना है कि यहाँ से भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये जितना समय आपसे ले लेगा उतने समय में आप 10 पेपर तैयार कर लेंगे, उतने समय में आप फैमिली का दोनों पेपर तैयार कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और तैयार कर लेंगे। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे पेपर्स है, एसआर इक्विटी ट्रस्ट या एनआई एक्ट, पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब छोटे छोटे एक्ट आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। आर्बिट्रेशन, ये सब तैयार हो जाएगा। तो छोटे छोटे एक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और इन बड़े एक्ट्स को आप प्री के लिए राम भरोसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर भी आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी तैयारी करेंगे तो रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव सेक्शन है और पहले से अब और सीआरपीसी यानी बीएनएसएस को ज़्यादा सेक्शन का कर दिया गया है, तो सेक्शन भी बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वह इसमें भी लगभग बात वही है जो कि बीएसए में है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ 1-2 सेक्शन का है, और यहाँ डिफरेंस जो है बीएनएसएस में वहाँ कम से कम 20-25 सेक्शन का है। ठीक है, 20-25 सेक्शन का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के। ठीक है, बीएसए पर ज्यादा आपको फोकस करना है, बीएनएसएस पर उतना फोकस नहीं करना है। अब रहा बात बीएनएस का, तो बीएनएस के मामले में आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है, कॉन्सेप्ट पर काम करना है, यानी टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। और इसके लिए आपके पास समय क्या है, वह है इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मेंस का जैसे एग्जाम हो गया, मेंस का जैसे एग्जाम हो गया, पेपर यहीं बचा रहेगा, तो उस समय आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाएगा कि आप पढ़ सकते हैं। इसलिए बीएनएस के मामले में मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द प्रैक्टिस। ओके, शत्रुधन कुमार, गुड इवनिंग। आई होप सेशन को आप इंजॉय कर रहे होंगे और सेशन से इंफॉर्मेशन भी आपको प्रॉपर मिल पा रहा होगा। बात हम लोग कर रहे हैं कि बिहार जुडिशरी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करें। तो अभी बताएं कि बीएसए पर फोकस कीजिए, बीएसए यानी एविडेंस, इस पर फोकस कीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है बीएनएस की और बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा लाइटली लेना है। और बीएनएस के लिए आपके पास समय रहेगा, क्योंकि यह इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा, तो इसकी तैयारी आप उस समय कर सकते हैं। एपीओ की तैयारी को अगर आप टारगेट किए हुए हैं, तब तो बीएनएस के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। इस पर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे कि एपीओ की एक्सक्लूसिव तैयारी कैसे करें। अगर ये 3 ईयर प्रैक्टिस अगर आ जाता है, तो मेरा मानना है कि पूरा जो क्राउड है वो एपीओ के एग्जाम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि एपीओ में तो आप कोई प्रैक्टिस का नहीं लगा सकते हैं। बहुत हुआ तो आप लगा सकते हैं एक ही चीज, वह है कि आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। तो केवल आप इनरोलमेंट के लिए एक प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3 ईयर प्रैक्टिस, 5 ईयर प्रैक्टिस, 7 ईयर प्रैक्टिस, इस तरह का कोई कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरह से आता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का
कोई बाउंडेशन नहीं, ऐसे तो जनरली वर्डिक्ट तो किसी भी चीज पर दिया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के इस पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेकेंड टॉपिक की। अब थर्ड टॉपिक जो आते हैं, ये तो हो गई, कई लोग जो है वो इसी में फंसे हुए हैं कि कैसे हम लोग बीएनएस कैसे पढ़ें, बीएनएसएस कैसे पढ़ें, बीएसए कैसे पढ़ें, और बाकी के जो 16 एक्ट है, 16 एक्ट्स, 16 नहीं कहेंगे 17 कहेंगे, बाकी के जो 17 एक्ट्स हैं इनका क्या होगा, इन्हें आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, ये इन्हें कैसे पढ़ेंगे? जैसे यही प्रोसीजर में अगर बात करेंगे, प्रोसीजर में अगर बात करते हैं तो सीपीसी आप कैसे पढ़ेंगे, आर्बिट्रेशन कैसे पढ़ेंगे, फैमिली कैसे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी लॉ कैसे पढ़ेंगे, ये सब भी तो है। ये कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट कैसे पढ़ेंगे, कॉमर्शियल कैसे पढ़ेंगे, ये सब कैसे करेंगे? तो इस पेपर को भी तो कवर करना है। फैमिली लॉ 2 लॉ यही है, प्रॉपर्टी लॉ 4 पेपर यही है, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट 2 लॉ ये है, यहाँ 4 पेपर है ना। सीआरपीसी, ये सीपीसी आर्बिट्रेशन, ये 2 पेपर हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टी एडमिन, यह 2 पेपर है। इनकी तैयारी कैसे करेंगे? पूरा सिलेबस का पहाड़ है। और इसके बाद जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करेंट अफेयर्स, इतना 6 पेपर इधर, जीके जीएस, 17 एक्ट इधर, और आप इंतजार में हैं कि 3 साल का प्रैक्टिस वह मैंडेटरी करेगा कि नहीं करेगा, डिसीजन हो जाएगा तब हम लोग शुरू करेंगे। ये बात आप इस पर विश्वास कीजिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तुरंत से ही इस पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी गिर जाएगी। और एक दो नहीं, सारे स्टेट की वैकेंसी गिर जाएंगे, क्योंकि सब वेट एंड वॉच के फॉर्म में, सब ने अपने आप को रोक रखा है, सबकी वैकेंसी अवेटेड है। तो एक साथ सारी वैकेंसी आ जाएगी और आप कहेंगे कि हम तो तैयार ही नहीं है। तब कैसे तैयार होंगे? तब जब तक तैयार हो जाएंगे गाड़ी निकल चुकी रहेगी और आप आसानी से इस एग्जाम से आउट हो जाएंगे। तो इन पेपर्स की तैयारी आपको करनी है, इन पेपर्स पर फोकस करना है। तो स्ट्रेटजी आपकी प्रीलिम्स की क्या हो, स्ट्रेटजी आपकी मेंस की क्या हो, एटलीस्ट प्रीलिम्स की तो तैयारी कर लें, एटलीस्ट प्रीलिम्स की तैयारी आप कर लें। क्योंकि प्रीलिम्स भी अगर निकल जाता है तो आपके पास 3 to 6 मंथ्स का समय होता है मेंस की तैयारी करने के लिए। तो आप जो है वह समय को पकड़ सकते हैं, समय को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने प्री की भी अच्छी तैयारी कर ली तो प्रीलिम्स की कैसी तैयारी करें, इसको लेकर के एक अच्छा स्ट्रैटेजी जो है वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हर पेपर को डिस्क्राइब किया गया है अच्छे तरीके से। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वह लिंक, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। और साथ ही हमारे YouTube चैनल पर आप अगर विजिट करेंगे तो वहाँ भी इसका प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से एक बार बिहार जुडिशियरी और अदर जुडिशियरी के प्रिपरेशन के लिए आप सीरियस हैं तो हमारे लीगल बीज एकेडमी के
सगुना मोड़ के संस्थान में विजिट करना ना भूलें, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन दिया जा सके और रेगुलर क्लास सेशन, प्रैक्टिस सेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, इन सब के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा काम ही है कि आपको तैयार करना, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, और इसके लिए हम हमेशा से तत्पर हैं। तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी करें, मेरे नंबर पर कॉल करें और विजिट करें हमारे संस्थान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलग